आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का हमारा ये PYQ नंबर 8 है। और मैं आपको हर वीडियो में अपनी क्लास में शुरू होने से पहले कहता हूं कि आपने अगर दी हमारे और जो प्रीवियस जो PYQ हैं, जो 7 PYQ हैं, आपने उन्हीं को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने PYQ नंबर 8 को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है कि जो जसवंत सिंह का थड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। अपना जो जसवंत सिंह का थड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा जोधपुर। अगर बात करते हैं थोड़ी बहुत हम अपने जसवंत सिंह का जो थड़ा है इसके बारे में, कि जो जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में हो गया। अब इसको क्या है, जो जसवंत सिंह का थड़ा है इसको राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। इसे क्या है, राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। और जो इसका निर्माण है, जो जसवंत सिंह का थड़ा है, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। किसने? सरदार सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1906 में। देखिए, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं और इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय, जो अपने जसवंत सिंह जो द्वितीय थे उनकी याद में 1906 में करवाया था। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि जोधपुर में और क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, अपने जोधपुर में जसवंत सिंह के जो थड़ा है इसके अलावा मामा भांजा की छतरी है। कौन सी? कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो मामा भांजा की छतरी कभी कभार पूछ ली जाती है कि जो मामा भांजा की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी अपने जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा हमारे जो कागा की छतरी, पंचकुंड की छतरियाँ आदि जो हैं वो जोधपुर में हो जाती हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर, ये हमारा क्लियर हो चुका है कि इससे जो भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लेगा तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं छतरियों की। तो अपने अब बात करते हैं उदयपुर की, कि उदयपुर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं। तो देखिए, जो मेन जो पूछी जाती है, सिसोदिया राजवंश की जो छतरियां हैं वो पूछी जाती हैं। क्या? सिसोदिया राजवंश की जो छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो उदयपुर में स्थित है। इनको सिसोदिया राजवंश की जो छतरियां हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है आहड़ की छतरियां। किसके नाम से? आहड़ की छतरियां, या आहड़ की छतरियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलें जो आपके लिए बहुत ही क्विक रिवीजन के तौर पर परीक्षा के टाइम पर थोड़ा एक काम आ जाएंगे। और मैं आपके साथ गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इनमें से क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं अपना कि जो सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ हैं या आहड़ की छतरियाँ वो उदयपुर में हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा बीकानेर की। अपने बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में राव कल्याण की, जो राव कल्याण है उसकी छतरी है। और देवी कुंड सागर की छतरियां। कौन सी? देवी कुंड सागर की छतरियां हो जाती हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ से अब अगला। दोस्तों, मैं आपको फिर से कहूँगा कि हमारी जो ये व्याख्या है 100% आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी आपकी परीक्षा के लिए। तो इनके नोट्स जरूर बनाते चलें, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, नोट करते चलें। और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस, हमारे जो ये 30 क्वेश्चंस हैं इसमें से राइट हुए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। यानी कि जो 1833 में हमारे जो कन्यावध को गैर कानूनी रूप से घोषित करने का जो श्रेय है किस रियासत को जाता है, तो वो जाता है हमारा कोटा रियासत को। कौन सी रियासत को? कोटा रियासत को 1833 ईस्वी में इन्होंने जो कन्यावध है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो कोटा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राइट। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है परीक्षाओं में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखकर चलना कि जो ब्लू पोट्री है इससे संबंधित व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसमें हो जाता है अपना कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपने ब्लू पॉटरी की। किसकी? ब्लू पॉटरी की। तो इसका जो सर्वाधिक विकास है राजस्थान में, जो सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। किसके? राम सिंह द्वितीय के समय सर्वाधिक विकास हुआ। ये परीक्षा में पूछा गया था कि जो ब्लू पॉटरी है इसका सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में या किसके शासनकाल में हुआ, तो वो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है जी। इसमें क्या है कि और इसको जो राजस्थान में लाए थे, ब्लू पॉटरी को जो राजस्थान में लाए थे वो लाए थे मानसिंह प्रथम। कौन? मानसिंह प्रथम। ये देखिए ये बहुत ही डाउटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बनता है कि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लू पॉटरी है उसको राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है, तो वो मानसिंह प्रथम को है। और इसका जो स्वर्ण काल या फिर जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और इससे संबंधित जो व्यक्ति जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला वो है कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों अपना चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कि औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं उसका नाम है और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं उसका नाम क्या हो जाएगा? बस्सी उसका नाम है। मतलब बस्सी अभ्यारण्य से होकर ओरई और ब्राह्मण नदियाँ निकलती हैं। अपना पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में देखने को मिलेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। तो देखिए इसमें पूछा है कि राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा। तो देखिए राजस्थान एकीकरण के समय में जो कुल समय लगा था वो था हमारा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय इसमें लगा था। अगर बात करते हैं चरणों की तो कितने चरणों में? ये हमारा 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और इसकी जो शुरुआत थी राजस्थान एकीकरण की शुरुआत 17 या 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये कार्य चला था। क्योंकि कहीं कहीं पर 17 मार्च दिया हुआ है और कहीं 18 मार्च, तो हम 18 मार्च मारकर चलते हैं, लेकिन अपने 17 मार्च को भी ध्यान में रखकर चलना है। यानी 17-18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का जो एकीकरण था वो पूर्ण हुआ था। और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। अगर बात करें राजस्थान एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान किस ग्रेड का राज्य था, तो ये बी ग्रेड का राज्य था। कौन से ग्रेड का? बी ग्रेड का राज्य था। अब देखिए यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्लियर हुए कि देखिए कितना टाइम लगा, कितने चरणों में हुआ, कब से लेकर कब तक हुआ और उस समय कौन से ग्रेड का ये राज्य था दोस्तों। तो इसको नोट करते चले साथ के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है अपना कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आवा वर्तमान में किस जिले में है। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सत्य बात है, सॉरी, प्रमुख केंद्र जो आवा था वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाता है हमारा पाली। कौन सा जिला? पाली में स्थित है। अब देखिए बात कर लेते हैं, अब जब यहाँ पर हमारे यहाँ आवा की बात चली है तो देखिए यहाँ पर आवा में ही 8 सितंबर 1857 को, कब? 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा, किसका? पता लग गया होगा आपका, बिथौड़ा का युद्ध। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बिथौड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। और जो ये युद्ध था ये अंग्रेजों और कुशाल सिंह के मध्य लड़ा गया। किसके? अंग्रेजी सेना वर्सेस ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य लड़ा गया। और इसमें कुशाल सिंह की क्या हुई? विजय हुई। इसमें कुशाल सिंह क्या रहे? विजयी रहे। बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था अंग्रेजी सेना और कुशाल सिंह के मध्य, जिसमें कुशाल सिंह विजयी रहे। और ये कहाँ पर? ये आवा के कौन थे? आवा से संबंधित है। पूछ लिया जाता है कि जो आवा से संबंधित जो राजा है या फिर रियासतदार है वो कौन है? कुशाल सिंह है। कुशाल सिंह का संबंध किससे है? आवा से है। 1857 8 सितंबर, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के राजस्थान में एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, इनका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिथौड़ा का युद्ध पूछ लिया जाता है हमसे कभी कभार। और एक और युद्ध है जो पूछा जाता है हमसे 1857 की क्रांति से संबंधित ये युद्ध है, ये है अपना चैलवास का युद्ध। कौन सा? चैलवास का युद्ध। दोस्तों इसको साथ के साथ नोट करते चले। चैलवास का युद्ध हुआ था अपना 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर 1800
57 को अपना जो है चैलवास का युद्ध हुआ था। चैलवास के युद्ध को हम एक और नाम से जाना जाता है, इसको काला गोरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अपना काला चैलवास का युद्ध या काला गोरा युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। और देखिए हमने दो युद्धों के बारे में चर्चा किया, एक तो चैलवास का और एक हो जाता अपना बिथोड़ा। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बिथोड़ा का युद्ध, ये अपना 8 सितंबर को, और ये अपना 18 सितंबर को चैलवास का युद्ध। इसके जो डेट हैं ये ध्यान रखी जाए, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है या फिर हमें ऑप्शंस को काटने के काम में ये बहुत जरूरी है। तो 1857 का प्रमुख केंद्र आवा वर्तमान में कहाँ पर है? पाली में स्थित है। ठीक है जी। अपना 7वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है? तो इसमें हो जाती है अपनी लगभग 52.10%। अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसमें। अपना 8वां क्वेश्चन है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? जो खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया है वो 1983 में किया गया था। अपना जो 9वां क्वेश्चन है अब कि जो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? अब देखिए चंबल नदी है जो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है। तो देखिए कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, ये बारां में नहीं बहती है। कहाँ पर? बारां में नहीं बहती है। अब देखिए चंबल नदी की बात हो रही है, थोड़ी बहुत चंबल नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इनके नोट्स भी आप नोटबुक में साथ के साथ लिखते चलें। जो अपनी चंबल नदी है इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु या चर्मवती आदि नाम से इसको जाना जाता है। और ये एकमात्र नदी है जो क्या है? अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? अंतरराज्यीय सीमा ये बनाती है अपनी। ठीक है जी। अगर इसके चंबल नदी की कुल लंबाई अधिकतर पूछ ली गई है, बहुत परीक्षाओं में पूछ ली गई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1051 किलोमीटर हो जाती है। और इसकी जो राजस्थान में जो लंबाई है वो है लगभग 322 किलोमीटर दोस्तों। तो देखिए अपना जो है कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो चंबल नदी अपनी हो जाती है वारा जिले में नहीं बहती है। और चंबल नदी को कामधेनु या चर्मवती के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। अगर आप बात कर लेते हैं देखिए कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और इसके अलावा अपना जो हो जाता है चित्तौड़गढ़ हो जाता है। चित्तौड़गढ़, बूंदी और अपना धौलपुर। जो हमारी चंबल नदी है वो कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और धौलपुर में बहकर होती हुई अपने मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाती है। ठीक है जी। अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपना अब कि राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? यानी कि राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अन्नपूर्णा भंडार योजना, हमें याद रखना है कि कभी पूछ ली जाए हमसे, अब भी पूछ सकता है कि जो अन्नपूर्णा भंडार योजना है वो कब शुरू, या फिर अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2015 को किया गया। या फिर ऐसे पूछ ले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो अन्नपूर्णा भंडार योजना। ठीक है जी। अपना 11वां क्वेश्चन है इसमें कि ऊँट से संबंधित नाचना गाँव। तो देखिए कि नाचना है जो ये ऊँट की एक प्रजाति भी होती है नाचना, तो आप समझ लें ये नाचना स्थान है। तो देखिए ऊँट से संबंधित नाचना स्थान तो कहाँ पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है अपना कि इंदिरा गांधी पंचायत व राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायत या राज्य एवं ग्रामीण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अधिकतर जो अपने संस्थान है वो जयपुर या जोधपुर में स्थित होते हैं। जयपुर या जोधपुर में जो अधिकतर जो 90% जो संस्थान है अपने वो यहीं के पूछे जाते हैं, जिसमें से भी 80% तो अपने जयपुर के ही पूछे जाते हैं। तो अपना 13वां क्वेश्चन है नकोड़ा है एक, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि नकोड़ा के बारे में मैं पहले भी अपने लास्ट जो प्रीवियस जो PYQs है मैं उनमें भी करा चुका हूँ इसको नकोड़ा को।
तो ये आप कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। एक धार्मिक केंद्र है नकौड़ा। और जो नकौड़ा है ये धार्मिक केंद्र है, इसका मेला कहाँ पर भरता है? इसका मेला कहाँ भरता है? आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको कमेंट में जरूर बताएं कि जो नकौड़ा का मेला है वो कहाँ पर भरता है। अपना 14वां जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश लेने के समय चौथे चरण में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? देखिए, कक्षा 6 में प्रवेश यानी कि जो कौन था अपना चौथा चरण है, चौथा चरण में जो आती है 5,000 राशि हमारे दी जाती है इसमें। 15वां क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? जो राज्य विधानसभा है अपनी, उसका विघटन कौन कर सकता है? तो देखिए, इसका जो विघटन है, तो इसका विघटन जो है वो कर सकता है अपना राज्यपाल। जो विधानसभा का जो राजस्थान विधानसभा का जो विघटन है वो राज्यपाल कर सकता है। अगर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जो अधिकतर जो पूछा जाता है, जो राजस्थान में जो राज्यपाल पद का सृजन है, राज्यपाल पद का जो सृजन है वो कब हुआ था? तो इसका सृजन हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में गवर्नर पद का सृजन हुआ था। गवर्नर या फिर कह लें हम अपना राज्यपाल कह लें, उसका पद का सृजन हुआ था। अगर बात लें तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अब देखिए कि राजस्थान राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल। हमसे अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान पद का सृजन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, जो हमारे राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे या फिर प्रथम राज्यपाल थे, वो कौन थे? वो थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। जो वो थे अपने राजस्थान के प्रथम गवर्नर या प्रथम राज्यपाल थे, गुरुमुख निहाल सिंह जी, जिनको 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल बनाया गया था। और जो राज्यपाल पद का सृजन है वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसका सृजन किया गया था। तो इसके नोट्स जरूर बनाते चलें आप साथ के साथ। जो 16वां क्वेश्चन है अपना कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? जो रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी है वो हमारे बूंदी में स्थित है। कहाँ पर? बूंदी में स्थित है। जो रानी जी की बावड़ी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है या फिर इसकी उपाधि कह लो, उपनाम कह लो, इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को। ठीक है जी। अपना 17वां क्वेश्चन देखते हैं अब कि दामोदर दास राठी का जन्म 1861 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? जो दामोदर राठी है, इनका जन्म कब हुआ था? 1961 में। किस राज्य में हुआ था? मारवाड़ राज्य में हुआ था। अपने 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि देखिए, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ राज्य में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। अब पूछा है हमसे मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? तो पोकरण गांव में हुआ। इनका जो जन्म था वो पोकरण में हुआ। कब हुआ? 1861 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के पोकरण गांव में दामोदर राठी का जन्म हुआ। अगला है 18वां अपना कि बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जो अपना बूंदी महोत्सव होता है उसका आयोजन कब होता है? तो उसका आयोजन होता है दिसंबर माह में अपने। 19वां क्वेश्चन है कि लांगुरिया लोकगीत है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लांगुरिया लोकगीत है ये क्या है? एक भक्ति गीत है। क्या है? ये एक भक्ति गीत है। लांगुरिया लोकगीत क्या है? एक भक्ति गीत है। और ये कैला माता के मेले के उपलक्ष्य में गाया जाता है। क्या? लांगुरिया लोकगीत। क्या है? एक भक्ति गीत है। ये बहुत बार पूछा गया है। लांगुरिया है या फिर कैला माता से संबंधित लोकगीत है तो वो है हमारा लांगुरिया लोकगीत। ठीक है जी। ये क्या है? एक भक्ति गीत हो जाता है। अपना 20वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये कि
विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? जो विभीषण जी का मंदिर है, ये एकमात्र मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे कैथून में स्थित है। कहाँ पर? कैथून में स्थित है। और ये क्या है? भारत का एकमात्र मंदिर है। क्या है ये? भारत का एकमात्र मंदिर। किसका? विभीषण जी का भारत में एकमात्र मंदिर है जो कैथून में स्थित है। 21वां क्वेश्चन अपना कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो कपास की जो अपनी खेती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी काली मिट्टी। क्या होती है वो? अपनी काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और कपास की खेती को हम क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। शायद ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नरमा किसे कहते हैं? तो नरमा, कपास की खेती को क्या कहते हैं? हम नरमा कहते हैं। तो दोस्तों इसको कमेंट करके जरूर बताना कि शायद नरमा ही कहते हैं, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इसको कमेंट जरूर करें कि जो कपास की खेती है उसको नरमा कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी भी, ये भी बहुत बार पूछी गई है। तो ये काली मिट्टी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करें हम, अगला है कि सिरोही जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? 2017 का ये क्वेश्चन है कि सिरोही जिला है जो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो हमारे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभागों की व्यवस्था है। अपना 23वां क्वेश्चन की रोहिड़ा के पुष्प किस माह में खिलते हैं? जो अपना रोहिड़ा है उसके जो पुष्प है वो किस माह में खिलते हैं? तो ये खिलते हैं हमारे मार्च अप्रैल के माह में। कब? मार्च और अप्रैल के माह में इसके पुष्प खिलते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि वह शास्त्रीय नृत्य का जो शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है। ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो हमारा आंख मीच कर क्या कर देंगे हम? इसमें कथक कर देंगे दोस्तों। अगर हम बात करें कथक, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम राजस्थान से है। ये हमने पढ़ ही लिया है कि जिसका उद्गम स्थल क्या है? राजस्थान को माना जाता है। ये एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये भी अपना क्लियर है। अब इसके घराने पूछ ले जाते हैं कि जो कथक नृत्य के जो घराने हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो हो जाता है अपना जयपुर घराना, और जो इससे संबंधित जो दूसरा घराना है वो है लखनऊ। ठीक है जी। कथक नृत्य से संबंधित दो घराने हैं, एक तो अपना लखनऊ घराना हो जाता है, एक हो जाता है अपना जयपुर घराना। ठीक है जी। अगर इसमें वर्तमान में जो सबसे सर्वाधिक इसके जो कलाकारों में जो पूछे जाने वाले कलाकार हैं वो हैं बिरजू महाराज। ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि जो कथक के जो बिरजू महाराज हैं ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये अपने किससे हैं? कथक से नृत्य से संबंधित है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25वां कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। तो देखिए, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य है वो अपना गीदड़ नृत्य हो जाता है। और जो ये गीदड़ नृत्य है ये क्या है? ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो अपना पखवाज है ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है जी। और जो अपना जो पखवाज है ये जो उत्तर भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से? उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में उपयोग, उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में क्या है? पखवाज का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अब अपने जंतर की, थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे जो ये 4 वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी। तो अपने जंतर की बात करते हैं तो ये क्या है? तो जो अपने देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय क्या है? जंतर का हम उपयोग करते हैं।
अगर बात कर लें अपने किसकी, तंदूरा, बात करते हैं हमारे तंदूरा की, तो ये तंदूरा है, इसकी क्या है, इसके कामड़ जाति के लोग, क्या, कामड़ जाति के लोग। अब अपना रह जाता है भपंग, क्या, भपंग। अब देखिए जो अपना भपंग भपंग जो वाद्य यंत्र है ना, ये अलवर क्षेत्र में, ये जो मैं आपके लिए लाइंस या फिर जो ये लाइंस मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ ना, ये परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको उनको एक्सप्लेन के तौर पर इसको लिखा रहा हूँ, तो इसके नोट्स जरूर बनाते चलें। अलवर जो अपना क्षेत्र है उसमें क्या है, इसका जो अलवर क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है कौन सा, भपंग वो हो जाता है। इसके जो पूछे जाने वाले, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भपंग के जादूगर, कि जो भपंग के जादूगर हैं उनके, उन्हें मतलब किसको भपंग के जादूगर का नाम जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा जहूर खां मेवाती, क्या, जहूर खां मेवाती। अपना इसमें क्या हो जाएगा, भपंग के जादूगर कौन कहे जाते हैं, जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। तो देखिए हमने पखवाज की अपने राइट आंसर था इसमें कि ये तत्वाद यंत्र नहीं है। बात कर ली हमने तंदूरा की, बात की कि कांवड़ जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। जंतर की बात की हमने कि देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय इसका उपयोग किया जाता है। और हमने भपंग के बारे में बात की कि अलवर क्षेत्र और भपंग के जादूगर हैं जहूर खां मेवाती। पखवाज कहा था कि उत्तर भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें पखवाज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारे लगभग लगभग 4 से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 27वां है जो कि राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो कम लिंगानुपात वाले जिले यही हो जाते हैं धौलपुर जैसलमेर और जैसलमेर धौलपुर। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर ये दोनों के दोनों राइट आंसर हो गए। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी थी, हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन थी, रानी करमबती थी। 29वां क्वेश्चन है कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो ये 2001 से 2002 के मध्य प्रारंभ किया गया। अपना 30वां और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के PYQ नंबर 8 का, वो है कि राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश का संपादक है। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले या इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे के जो PYQs हैं वो आपके लिए उपलब्ध हो जाएं। हमारे जो क्लास शुरू होते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि आपके मित्रगण हैं जो आपके साथी हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो देखिए अपना है कि राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं, तो वो हो जाता है पद्म श्री सीताराम लालस। क्या हो जाता है, पद्म श्री सीताराम लालस जी क्या है, राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है, पद्मश्री सीताराम लालस जी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और ये हमारा जो 8वां PYQ था। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी क्लास शुरू होते ही आपको अपडेट पहुँच जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि क्या है आपके जो मित्र हैं आपके साथी हैं वो भी हमसे जुड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। और आप हमें कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमारी कुछ जो गलतियां हैं हम उनको सुधारेंगे और आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले 9वें प्रैक्टिस सेट में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी दोस्तों।